बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। सो आज का जो हम वीडियो कवर करने वाले हैं वो है क्लास 11th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का वीडियो है। मतलब जितने भी चारों चैप्टर्स है आपके फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर में क्लास 11th के, उन इस पूरे सीरीज में हम उनको कवर करेंगे, सारे चारों ही चैप्टर्स को। तो आज का जो हमारा ये जो पहला चैप्टर है वो हमारा है द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इससे पहले जितना भी क्लास 12th का जो भी है हम उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सारा का सारा कोर्स बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। और सारा कोर्स बना हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 11th के लिए भी पीएटी का साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दोनों का ही हम यहाँ पे कवर करेंगे और कोर्स को खत्म करेंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए और इसी तरीके के अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और पूरे कोर्स को करने के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर के साथ इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन पे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वीडियो अपडेट हो तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये चैप्टर है, द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ भी अपडेट हो तो मिल जाए आप। तो चलिए चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, सो ये जो है हमारा, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ सबको। यस, ये जो हमारा है, हमारा ये क्या है, फाउंडेशनल ट्रायड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशनल ट्रायड ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि ट्रायड मतलब क्या होता है, यानी कि होता है थ्री, तीन। उन तीन क्या क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और मेंटल हेल्थ। इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा फिजिकल एजुकेशन के, तीन बेसिक उस पे काम करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और मेंटल हेल्थ। तो देखते हैं क्या होता है तीनों। तो जहां पे ट्रायड का मतलब है, यहाँ समझ लीजिएगा। आगे एक और कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करना। और जो जैसे जैसे आप अडल्टहुड को चले जाते हैं, क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं, आपके जो मसल्स है वो ज्यादा बिल्डअप होने लगेंगे, आपके बोन स्ट्रांग होने लगेंगे और आपकी जो मसल्स है वो ज्यादा टोन्ड दिखाई देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ उसकी एंड्योरेंस मतलब कितने लंबे समय तक आप कोई चीज कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ये आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ेगी आपकी। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या है, मतलब एक तरीके से आप अगर बोले तो जो आप बोलते हैं स्टेमिना, हालांकि स्टेमिना जैसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्टेमिना को क्या कह देते हैं हम, एंड्योरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एंड्योरेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एंड्योरेंस बढ़ेगी आप, ताकि कोई भी काम आप लंबे टाइम के लिए कर पाए। ठीक है, विदाउट अनड्यू फटीग मतलब बिना थके आप लंबे टाइम तक कम कर पाए कोई भी काम। जैसे कि इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो एबिलिटी है, कैलोरीज को किस तरीके से यूज करना, कुछ भी खाया आपने, कैलोरीज को बर्न भी तो करना है। अगर वो कैलोरीज अगर बर्न नहीं हुई तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा, मोटापा आ सकता है। तो किस तरीके से ये करके हम ओबेसिटी को किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हेल्प करता है उसमें। और ये रेकमेंड किया जाता है मिनिमम ऑफ 1 आवर डेली एक्सरसाइज रेकमेंड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ भी देखें तो वो भी ये रिकॉर्ड, तो ये मतलब रेकमेंड करते हैं। देन आता है हमारा मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे सोचने की शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। हम राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन में किस तरीके से हम डिसीजन अपना ले पाए, उसमें हमें हेल्प करता है। किसी भी चीज में हमें अवेयर करता है कि ये सही है कि ये गलत। और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को हमें करवा के, फिजिकल एजुकेशन के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज होती है उनको करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो लेवल है वो अपने आप कम हो जाता है, वो अपने आप कम हो जाता है। इससे क्या है, ये जो तीनों देखिए हमने, ये फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फिजिकल एजुकेशन क्या कर रहा है, हमारी तीनों चीजों को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीजों को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये मिटा दूं। यस, तो अभी जो जो मैं बता रहा था आपको, अभी जो मैं बता रहा था आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है, जो तीन ट्रायड की बात कर रहा था मैं। तो नेक्स्ट जो ये हमारा हमारा है, ये हमारी बात करता है हेल्थ ट्रायंगल। इसकी बात करता है हेल्थ ट्रायंगल की। हेल्थ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि 1948 में
डब्ल्यूएचओ ने एक स्टैंडर्ड दिया था, उन्होंने उसका नाम दिया था हेल्थ ट्रायंगल। क्या दिया था नाम? हेल्थ ट्रायंगल। क्यों दिया था नाम हेल्थ ट्रायंगल? उन्होंने बोला था इसके अंदर तीन वो चीजें आती हैं, तीन वो चीजें आती हैं जिनके बैलेंस होने से ही हमारा पूरा बॉडी क्या है, हम मानेंगे कि एक बॉडी का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थफुल एनवायरनमेंट है बॉडी के अंदर, वो तभी बैलेंस हो पाएगा अगर हमारा ये तीनों चीज अच्छा है। तो मेंटल लोड, सोशल लोड और फिजिकल लोड, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, ये तीनों का होना जरूरी है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये हेल्थ ट्रायंगल बना सकते हैं। कब आया? 1948 में आया, ये आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है। और किसने दिया? डब्ल्यूएचओ ने दिया। ये तीन चीज है इसके अंदर। मेंटल के अंदर वही सारी चीजें, ये क्या है, स्ट्रेस से कैसे बचाए आपको, आपकी थिंकिंग में कैसे बदलाव आए, क्लियर थिंकिंग हो आपका, और आप अपना इमोशन किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। देन किस तरीके सोशल नोड में, मतलब आप सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं, सोसाइटी के अंदर जितने लोग रहते हैं उनके साथ आप किस तरीके से अपना रिलेशनशिप किस तरीके से अच्छे से बना सकते हैं, सबसे अच्छे से बातचीत कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, जिससे आप इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, आप फैमिली में कितना टाइम दे रहे हैं, अपने कम्युनिटी के आसपास के लोग के साथ कितने जुड़े हुए हैं आप। ठीक है। इससे क्या होता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, और आपको ज्यादा एक रहने में, जो आप पर्टिकुलर जिस कंडीशन में रहेंगे तो आपको एक अच्छा फील होगा। देन फिजिकल नोट बताने की जरूरत नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट वही कि आप डेली 1 घंटा अगर एक्सरसाइज करेंगे और बैलेंस डाइट रखेंगे, 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेंगे, तो आपका ऑब्वियसली ये फिजिकल डेवलपमेंट भी आपका बना रहेगा। ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है बीएमआई का। ठीक है। बीएमआई का मतलब क्या है, आगे भी शायद आएगा, अभी मैं बताऊंगा। बीएमआई का मतलब होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। इससे पता चलता है कि हम ओवरवेट हैं। ठीक है। बीएमआई से हमें पता चलता है कि हम पर्टिकुलरली क्या, हम ओवरवेट हैं, ठीक है, या हम अंडरवेट हैं, या हम नॉर्मल वेट के रेंज में हैं। इससे हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है। तो ये बीएमआई होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करो तो बीएमआई, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करो तो बीएमआई का भी, बीएमआई के बारे में भी आपका जानना जरूरी है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे कि हेल्थ ट्रायंगल क्या बताता है, ऑप्टिमल हेल्थ तभी अचीव कर पाएंगे जब हम इन तीनों के बीच में बैलेंस होगा हमारा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं ये मिटा लेता हूँ। ठीक है। तो अगले वाले में क्या है, हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल वेरिएबल्स है, कुछ हमारे जेंडर है, कुछ हमारे बॉडी कंपोजिशन है, कुछ हमारे बॉडी के टाइप्स है। ठीक है। इन सारे के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो एज जेंडर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन एक वर्ड है इसमें जो है, जिसका मतलब क्या है, सोमेटोटाइपिंग। ये सोमेटोटाइपिंग ना आपने नहीं सुना होगा। ये जो सोमेटोटाइप है, ये सोमेटोटाइप के बारे में आपने नहीं सुना होगा। ये क्या होता है हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ बायोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, और बॉडी का कॉम्पोजिशन हो गया। ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, हमारा ओवरऑल हेल्थ को डेवलप करने में हेल्प करता है। और किस तरीके से करता है ये देखिए। एज एक चीफ फैक्टर है जो कि फिजिकल फिटनेस, जो कि डिपेंड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, बोन्स। मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपका मसल्स का भी ग्रोथ भी बढ़ता जाएगा, एंड सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता जाएगा ना। एक पर्टिकुलर एज ऐसा भी आएगा जहां पे ये फिर वापस से क्या होगा, डाउनग्रेड होता हुआ आएगा। है कि नहीं, आपका मसल्स, आपका बोन, जैसे जैसे आप एज ज्यादा एज होते जाएंगे, आपका ये फिर से क्या होगा, सेंसेशन स्टेज में आएगा, सेंसेशन स्टेज पे आएगा, जहां पे मतलब सेल्स आपकी धीरे धीरे क्या होंगी, सेल्स आपकी धीरे धीरे क्या होंगी, वो क्या होंगी, डिग्रेड होने लगेंगी। ओके। सो सो क्या होता है, एज भी एक बड़ा फैक्टर, एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आते हैं हम जेंडर पे। जेंडर क्या है, मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन बॉडी कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अफेक्ट द इंटेंसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। जेंडर भी मतलब जो डिफरेंट लोगों को देखें तो डिफरेंट अलग अलग वे में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा मेल, फीमेल, और जेंडर की बात करूँ ट्रांसजेंडर, इनकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए तीनों में डेवलपमेंट अलग अलग होता है ना। मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर की कंपैरिजन देखें तो कुछ मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे एज होते जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, इनकी जो मसल्स है और बोन है वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगी। ठीक है। पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगेगी। वहीं फीमेल में क्या है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी,
फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है। और वहीं ट्रांसजेंडर में देखें तो इनके बॉडी के अंदर भी जेंडर के हिसाब से चेंजेस आते हैं, जैसे कि डिपेंड करता है किस टाइप का किस टाइप के ट्रांसजेंडर है वो, है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो किसी किसी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी लोगों में बहुत ज्यादा मैस्कुलिन जो डेवलपमेंट है वो सब में लगभग देखने को मिलता है। और जैसे कि उनकी भी बोन स्ट्रांग होने लगते हैं धीरे धीरे एज के साथ। और जो हेयर्स है, हेयर्स भी ज्यादा ग्रोथ उनको देखने में मिलता है यहाँ पे। तो ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे किस तरीके से जेंडर के साथ भी कैसे चेंजेस होते हैं अलग अलग जेंडर को अगर हम देखें तो। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है सोमेटोटाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। सोमेटोटाइप बोलूं तो मैं, इसका मतलब होता है बॉडी टाइप्स। अगर आप ओवरऑली देखें तो इसका मतलब होता है बॉडी टाइप्स। ऐसे बहुत तरह के बॉडी टाइप्स हैं, बहुत लोगों ने बात की है इस पे, बहुत लोगों ने इस पे बॉडी टाइप्स अलग अलग तरह के दिए हैं। एक जो आपका ये जो एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ दिया है, ये दिया है आपके किसने, विलियम शेल्डन ने। विलियम शेल्डन एक थे, उन्होंने ये दिया था सोमेटोटाइपिंग, ठीक है, विलियम शेल्डन। विलियम शेल्डन। लेकिन एक है क्रेसमार्क, उन्होंने भी क्रेसमार्क करके थे, उन्होंने भी अपना अलग अलग दिया था टाइप्स, बॉडी टाइप्स, ठीक है। लेकिन हमारे बुक में क्या है, अभी हमारे पास ये है तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देने वाले कौन थे, विलियम शेल्डन थे। विलियम शेल्डन क्या दिया था इन्होंने, तीन, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ठीक है, सोमेटोटाइपिंग की बात करके। तीन टाइप की बॉडी टाइप दिए थे इन्होंने। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, एक्टोमॉर्फ क्या होता है। एक्टोमॉर्फ में हमेशा क्या होता है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए इसे बताता हूँ, ठीक है। एक्टोमॉर्फ में क्या होता है, लीन एंड थिन बॉडी फ्रेम वाले होते हैं, ठीक है, एक्टोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ में क्या होता है, एथलेटिक, नेचुरली मस्कुलर बिल्ड होते हैं। एक्टोमॉर्फ में देखिएगा तो हम दो तीन चीज से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, लीन थिन बॉडी फ्रेम से। मेसोमॉर्फ में क्या, एथलेटिक बॉडी होगा और नेचुरल मस्कुलर बिल्ड होंगे, नेचुरली मस्कुलर होंगे वो लोग। और एंडोमॉर्फ में क्या होगा, ब्रॉडर फ्रेम होगा और हायर परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट होगा, मतलब जो मोटे थोड़े से रहते हैं उनका, उनके अंदर, ठीक है। एज फैट कंपेयर टू लीन टिश्यू, लीन टिश्यू से ज्यादा फैट ज्यादा होगा एंडोमॉर्फ में। तो इस सीक्वेंस को आप इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को इस तरीके से याद रखिएगा, एक्टोमॉर्फ, ठीक है, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। इसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्यों, सबसे पतली बॉडी, फिर एथलेटिक बॉडी, फिर मोटा बॉडी, इस तरीके से आपको याद है। नहीं तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होंगे कि लीन बॉडी किस में आता है, ब्रॉडर फ्रेम किस में आता है। इसलिए लीन बॉडी, बॉडी फ्रेम, एथलेटिक, नेचुरल मस्कुलर, एंडोमॉर्फ में ब्रॉडर फ्रेम और हायर फैट परसेंटेज जहां पे। तो ये आपका है सोमेटोटाइपिंग, ये मैंने समझाया आपको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मिटाने का ऑप्शन शायद ये रहता है कहीं पे, एक मिनट। चलो नहीं मिला, चलो टाइम वेस्ट होगा, चलो ठीक है। हाँ क्लियर सुनो, ओके मिल गया, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं हम, अब देखते हैं एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल वेरिएबल्स क्या होते हैं। एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल वेरिएबल्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें कि एक एनर्जी स्केल है जिससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। अगर मैं यहाँ पे अभी हाथ हिला रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, किस लिए, कि मैं खाना खाया हूँ और जो खाना खाया हूँ उससे मुझे एनर्जी मिल रही है, तभी मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज है क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे, जहां जिस जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, क्या फूड पैटर्न है। अगर जहाँ, मतलब मैं बहुत ही गर्मी वाली जगह में रह रहा हूँ, ठीक है, और ऐसी फूड्स खा रहा हूँ जो बॉडी में हीट ही पैदा करती है, तो क्या मैं ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाऊंगा उधर, नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमारा ये एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल वेरिएबल्स पढ़ने का ये मतलब है, यहाँ पे ये बता रहा हूँ इसलिए कि किस तरीके से ये चीज भी कैसे हमारे बॉडी को, बॉडी के ग्रोथ को, फिजिकल डेवलपमेंट को कैसे हेल्प करता है, कैसे हैम्पर करता है, ये कैसे बढ़ाता है। तो न्यूट्रिशन की बात करो, कुछ एनर्जी हमने इनपुट दिया यहाँ पे, तो कुछ एनर्जी हमें यहाँ पे आउटपुट मिली, जैसे कि फूड और वाटर दिया यहाँ पे, तो फिजिकल एक्सरसाइज हम कर पाए, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वही चीज है कि ऐसे फूड पैटर्न्स को हमें कवर करना है जो हमारे उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशंस में काम करता हो, ठीक है। सीजनल शिफ्ट के साथ हमें सीजनल की तरह हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, हर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फिटनेस रूटीन्स एंड फिजिकल एंड सीजन के हिसाब से। ठंडी का दिन है तो हमें आइसक्रीम खाने को क्यों मना किया जाता है, क्योंकि वो ठंड का दिन है।
हमारी बॉडी ऑलरेडी कोल्ड कोल्ड एटमोस्फेयर में एक्सपोज है। हम उसको और ज्यादा अगर आइसक्रीम या फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह देंगे या कुछ ठंडा ऐसी चीज देंगे तो हमें क्या होगा, इमीडिएटली हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा और हम किसी से भी सफर कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड, फीवर, इन सब। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हमारा लाइफस्टाइल के कुछ हैबिट्स होते हैं, जैसे कि मॉडर्न मॉडर्न डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो मैं, जैसे कि डेस्क जॉब है बहुत लंबा और आपका सिटी लाइफ है, आपके आपके पास वॉकिंग ऑप्शंस नहीं है, आप एयर कंडीशन रूम में रुक रहे हैं, ऑफिस में स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग हैबिट्स की आदत है जो ये लोग हैं। तो ये लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपके फिजिकल हेल्थ को क्या करता है, बहुत तरीके से क्या करता है, डैमेज कर सकता है। इससे लाइफस्टाइल हैबिट्स को भी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सो ये आपको पता चल गया होगा। देन चलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन सोशिएटल इम्पैक्ट मैट्रिक्स। सोशिएटल इम्पैक्ट मैट्रिक्स क्या है? सोशिएटल इम्पैक्ट मैट्रिक्स मतलब जो सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें, जैसे कि एनवायरमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, ये चार चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? देखिए, अब मैं बताता हूँ। एनवायरमेंट के हिसाब से स्पोर्ट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि केरला के साइड में देखें तो ये आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, कोस्टल, जहाँ पे कोस्टल एरिया जहाँ पे ज्यादातर होता है। एग्जाम्पल, कईकिंग जहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। कईकिंग मतलब एक बोट टाइप का रहता है, वहाँ पे पानी में बहुत सारे लोग उसमें करते हैं, सिंगल भी होता है और ग्रुप में भी होता है, ठीक है। ये एनवायरमेंट के हिसाब से हो गया हमारा। उसके बाद अगर मैं देखूं, उसके बाद मैं अगर देखूं, ठीक है, कि इकोनॉमी की बात करूं, मैं इकोनॉमी की बात करूं कि जैसे कि हाई ग्रोथ इकोनॉमीज फंड एलिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूर्नामेंट्स। एग्जांपल, राइज ऑफ आईपीएल ड्रिवन बाय डिस्पोजल इनकम विच एलिवेट क्रिकेट while while अंडर फंडेड स्पोर्ट्स डिक्लाइन। जैसे कि फुटबॉल एक मेजर मेजर एक वो ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे फुटबॉल को इतनी फंडिंग हमारे नहीं मिल पाती जिसकी वजह से फुटबॉल ग्रो नहीं करता। एक नहीं ग्रो करने का एक ये भी रीजन है। क्रिकेट इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रिकेट को इतनी ज्यादा फंडिंग मिल रही है, क्रिकेट को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है। किसी गेम की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, मैं बता रहा हूँ एक फैक्ट के बेसिस पे कि किसको, मतलब इकोनॉमी भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी जगह पे कौन सा गेम्स आने के कैसे आ सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी में ये बताया गया है कि पहले जब हमारी इंडियन हॉकी टीम थी, ग्रास में बहुत ही ज्यादा माहिर थी, ग्रास में खेलती थी बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और एस्ट्रोटर्फ जहाँ पे जब आया, एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ मतलब जो आजकल के टाइम पे जो आप देखते हैं हॉकी, जहाँ पे जैसे कि आप देखते होंगे ग्रीन, या तो ग्रीन कलर का टर्फ होगा या तो ब्लू कलर का टर्फ, जो आज के टाइम पे आ गया। तो ये टर्फ आने की वजह से क्या हुआ, इंडिया का दबदबा थोड़ा सा क्या कम हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कंट्री ने इनको जल्दी पकड़ा और इस पे ज्यादा माहिर होता गया वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है यहाँ पे। उसके बाद है पॉलिटिकल। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि मुझे किसी से कोई, मुझे मेरा पर्सनली किसी से कुछ वो नहीं है कि मैं किसी के बारे में बढ़ाऊं बताऊं, ठीक है। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बस पढ़ाई के तौर पर, और कुछ नहीं इससे। तो पॉलिटिकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक हमारी बुक में एक छोटा सा कश्मीर का एग्जाम्पल दिया गया है कि कश्मीर में किस तरीके से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे या फिर यंग एज के जो पत्थर मारते हैं, वो अगर क्या उनको कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए तो क्या वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे? क्या वो उनमें ज्यादा, वो जो एनर्जी है क्या वो उनमें ज्यादा नहीं लगा सकते? तो ये पॉलिटिकल भी एक मेजर रोल प्ले करता है। और जो 1916, 1940 और 1944 वर्ल्ड वार जो हुआ था, जिसकी वजह से ओलंपिक्स ओलंपिक्स कैंसिल हुए थे, जिसकी वजह से, ये भी एक पॉलिटिकल रीजन है। अब इसमें यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, 1916, 1940 और 1944, ये तीनों डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। ये तीनों डेट आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछ लेता है कभी कभी कि वो कौन कौन से वर्ल्ड वार थे जहां पे जिसकी वजह से ओलंपिक्स कैंसिल हुए थे, ठीक है। ये आपके सीयूटी एग्जाम, यूजी जो एग्जाम होता है उनमें भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशल इम्पैक्ट मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद है हमारा सिंथेसिस। उसके बाद है हमारा सिंथेसिस। वाई वी प्लान, हम ये प्लान क्यों कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, और क्या इससे मिलेगा हमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो आपको एक पता होना चाहिए, अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमें क्या मिल रहा है, एक होलिस्टिक इक्वेशन मिल रहा है कि किस तरीके से हम अपने तीनों कंपोनेंट को अच्छे से रख के एक हेल्थफुल लिविंग की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो देखा, हेल्थ ट्राइंगल, ठीक है। इसका इंटरनल गोल क्या था, हॉलिस्टिक इक्वेशन, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करें। उसके बाद हमने कुछ बायोलॉजिकल वेरिएबल्स पढ़े, उसका भी सेम यही था कि हॉलिस्टिक इक्वेशन, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हो, ठीक है, ओवरऑल, मतलब हॉलिस्टिक इक्वेशन का मतलब है यहाँ पे
होलसम डेवलपमेंट। क्या है होलसम डेवलपमेंट? होलसम डेवलपमेंट का मतलब क्या है? होलसम डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट? होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या? ओवरऑल डेवलपमेंट। अब इससे ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पे यही चीज समझा रहा है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखिए सोशिएटल फोर्सेस, ये भी क्या बोल रहा है हमेशा? ये होलिस्टिक मतलब तीनों ही चीज हमारी इस पे बात कर रही है कि होलिस्टिक या ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है हमारा। बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पैक्टेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेरिएबल्स। फिजिकल एजुकेशन कैन बी रैंडम प्ले, इट मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड कंपल्सरी एंड साइंटिफिकली प्लान टू मैप कंटिन्यूस प्रोग्रेस एंड एंश्योर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, खास करके स्कूल एजुकेशन सेटिंग में। यहाँ पे ये चीज बोली गई है यहाँ पे। देन उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बोल रहा है? अब देखिए यहाँ पे एक है ना, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन में कोई प्लान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो जब भी हम इस किसी की प्लान करेंगे तो एक टर्म होता है पीरियोडाइजेशन। हालांकि आपके बुक में ये नहीं दिया है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, मैक्रो, मीजो और माइक्रो, ये होता है हमारा आपका पीरियोडाइजेशन। ये क्या होता है आपका पीरियोडाइजेशन? ये आपका है पीरियोडाइजेशन। देखिए क्या होता है पीरियोडाइजेशन में, हम सपोज हमें पूरे एक साल में कुछ प्लान करना है, हम कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सपोज हम फुटबॉल सीखना चाहते हैं एक साल में, या 4 साल में, 2 साल में, जो भी। तो जो बड़ा पिक्चर होता है ना, वो हमारा मैक्रो प्लानिंग में आता है। हमने डिसाइड क्या कर लिया, हम 2 साल में फुटबॉल सीखेंगे। क्या कर लिया हमने? 2 साल में हम फुटबॉल सीखेंगे। अब ये सबसे बड़ा साइकिल है, मैक्रो साइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्रो साइकिल, द बिगर पिक्चर या स्नैपशॉट। ठीक है। उसके बाद मीजो आएगा। मीजो क्या होता है? उस सपोज हमारा अगर ये 1 साल या 2 साल जो भी, सपोज हमारा ये 1 ईयर का है, तो मीजो साइकिल में क्या होगा, हमारे वीक वाइज इसमें प्लान करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीक में क्या करना है। क्योंकि देखो ईयरली प्लान हो गया हमारा फुटबॉल सीखना, उसके बाद क्या है, मीजो में क्या है, वीक वाइज प्लान करेंगे। ठीक है, वीक वाइज प्लान करेंगे कि इस पर्टिकुलर यहाँ इस पर्टिकुलर वीक में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वीक में क्या करेंगे, इस तरीके से। कि सपोज हमने अगर फुटबॉल प्लान किया, तो इस पूरे पर्टिकुलर वीक में हम ड्रिबलिंग पे काम करेंगे। सपोज यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोला हमने, इस पूरे उस पे हम ड्रिबलिंग पे काम करेंगे। ठीक है, ड्रिबलिंग पे काम करेंगे। ये मीजो साइकिल हो गया, वीक्स में होता है। देन माइक्रो साइकिल्स होता है, ये क्या होता है, डेली बेसिस, मतलब हम डेली क्या करें इस पूरे एक साल के दौरान, उस पूरे वीक में दौरान, पूरे डेली हम क्या करेंगे। अब डेली ड्रिबल, जैसे कि मैंने बोला फुटबॉल, फुटबॉल में सबसे पहले हम पहले वीक में ड्रिबल सीखेंगे, और ड्रिबल में पहले दिन में हम क्या करेंगे, हम बॉल के साथ टच को कैसे महसूस करना है वो सीखेंगे। तो ये, तो इस तरीके से एक प्लानिंग बता दिया गया है। ये जो प्लानिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। ठीक है, इसी के अंदर होता है ये जो पीरियडाइजेशन, इसको बोलते हैं। कोई भी चीज को आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ सेशन स्ट्रक्चर। देखो अब लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ाया था इस चीज को, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। इसको कि जब उसमें पूछा गया था कि डायमंड स्ट्रक्चर बताना है आपको, और लेसन प्लानिंग पूछा था, तो लेसन प्लानिंग में लोग ये बना के आ गए थे डायमंड स्ट्रक्चर। लेकिन लेसन प्लानिंग में अलग चीज है, अलग चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन डायमंड स्ट्रक्चर में क्या है, किसी भी स्टूडेंट का डायमंड स्ट्रक्चर अगर बताना है, किसी भी सेशन का डायमंड स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना है उसमें, क्या करना है, देखिए क्लास वाइज ये डिवाइड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये नर्सरी से क्लास 2 तक है। उनको हमें क्या सिखाना है, फंडामेंटल मूवमेंट्स। किसी भी गेम गेम दूर की बात है, हम पहले दौड़ेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, इसका बेसिक करेक्ट पोस्टर क्या होता है, ये फंडामेंटल मूवमेंट्स हम उसमें सीखेंगे। ठीक है। उसमें उनको क्या बताएंगे कि कैसे होता है, बैलेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। और एटलीस्ट 3 से 4 डे अ वीक, एक वीक में 3 से 4 दिन हम उन्हें सिखाएंगे। ये सब फिक्स डेज में डायमंड स्ट्रक्चर में। देन दूसरा 3 से 5 चलेंगे, ये नर्सरी से 2 था, फिर 3 से 5 फंडामेंटल स्पोर्ट्स स्किल्स सिखाएंगे। अब यहाँ पे उनकी बेसिक्स क्लियर होगी, कोई भी बॉडी की मूवमेंट जो होती है, वहां पे हम यहाँ पे क्या सिखाएंगे, स्पोर्ट्स के स्किल्स, वो भी फंडामेंटल लेवल में, यानी कि बेसिक लेवल पे। और 2 घंटे आफ्टर अ मील फॉर एनर्जी। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या है, 2 घंटे और कोई भी मील खाने के बाद। अब इसमें मास्टरी कैसे करेंगे, उसको उनको सिखाएंगे अलग अलग मूवमेंट सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, कोई भी गेम के फंडामेंटल या बेसिक स्किल्स। उसके बाद क्लास 6 to 8 में जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीपल गेम्स उनको बताएंगे कि ये गेम वो गेम, सब गेम उनको खिलाएंगे। और उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस पर्टिकुलर एक गेम में ये अच्छा हो रहा है।
ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, सब में जाना इस अप्रोच रहेगा, लेकिन उनमें हमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से कौन से एक गेम में ये माहिर है। उसके बाद जब वो 9 to 12 में आएंगे, वो स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जिस भी वो गेम में अच्छे हैं, सपोज वो फॉर एग्जांपल क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, तो मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटीज चलेगी अबाउट एन आवर, सॉरी अबाउट 1 घंटे के लिए। उसके बाद 3 से 4 पर वीक वो चलेगा, इस तरीके से वो सीखेंगे। यहाँ पे इस तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे नीचे से ऊपर तक जाने तक कैसे उनका डिवीजन हुआ है, कि किस टाइम पे क्या देना है और क्या सिखाना है उनको किस टाइम पे, और स्पेशलाइजेशन की तरफ कैसे वो आ सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद देखिए, अब जो मैं लेसन प्लानिंग की बात कर रहा था, आप ये वो लेसन प्लानिंग है। तो आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखिए, लेसन प्लानिंग को पूरा एकदम सीखना नहीं कि पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर लेसन का क्या लिखेंगे, वो सब। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल मैं इतना बता रहा हूँ। फुटबॉल का अगर आपको कोई लेसन प्लान है, तो आपको ये 3 चीज याद रखना है। सपोज फुटबॉल की आप सिखा रहे हैं क्या, ड्रिबलिंग। फुटबॉल फुटबॉल में आप सिखा रहे हैं ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरीके से आप कुछ कोई चीज प्लान कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप ड्रिबलिंग सिखा रहे हो, तो बेसिक उसका पता होना चाहिए कि ये क्या, बेसिक क्या है उसका। पुल द बॉल विथ 1 फुट एंड द नेक्स्ट मोमेंट पुल इट बैक विद द अदर फुट। इससे क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, उसको टच से इसका पता चलेगा कि किस तरीके से टच होता है, और मैं किस तरीके से बैक को कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोर फिलोसफी ये है कि टच इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन बॉल कंट्रोल। मैराडोनास टच सेपरेटेड हिम फ्रॉम द रेस्ट। मैराडोना जो थे, डियागो मैराडोना, जो बहुत बड़े फुटबॉलर, उनके टचेस ही उनको अलग बनाते थे। टच करते करते ही गेम खेलते थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले वो टचेस सिखाने हैं, उससे वो सोल से होगा। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट फुट टैपिंग सिखानी है। ठीक है, उसके बाद जाके वो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बताया कि मैंने किस तरीके से ऑल्टरनेट फुट टैपिंग क्या होगा, बॉल यहाँ पे होगा, एक पैर पहले यहाँ पे आएगा, फिर नीचे उतरेगा वो पैर, फिर एक पैर यहाँ पे टच होगा, फिर वो नीचे उतरेगा वो पैर। इस तरीके से लगातार कंटिन्यू वे में वो बॉल टैपिंग करेंगे। जिससे क्या होगा, उनकी कंट्रोल, उनके टचेस टचेस पे उनका कंट्रोल बढ़ेगा। ठीक है, एक फिर उसके बाद यहाँ पे दिया कि प्ले शॉर्ट पासेस टू डेवलप इंडिविजुअल बॉल कंट्रोल एंड अ टीम सेंस ऑफ पोजीशन। मतलब आप कैसे टीम के साथ अपना बॉल पोजीशन कैसे रख सकते हैं, और इंडिविजुअल सेंस कैसे बढ़ेगा उसका, खुद का इंडिविजुअल का बॉल के साथ, ये आप बता सकते हैं इसमें। देन इसी तरीके से एक और नेक्स्ट जो स्लाइड में हमारा बास्केटबॉल से रिलेटेड है, कि बास्केटबॉल की जो बॉल हैंडलिंग है वो कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, तो कोर फिलोसफी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टच सेपरेट्स द ग्रेट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, फिर से अगेन टच की बात करें, मास्टर द टच एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉल विल बी अ सुपीरियर। टच को मास्टर करिए, फिर उसके बाद आपकी जो एबिलिटी है बॉल हैंडलिंग की, वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए, पहले फिंगर टिप्स यूज, फिंगर टिप्स नॉट द पाम। अक्सर क्या करते हैं, जब भी ड्रिबल करते हैं, मोस्टली लोग सोचते हैं ये पाम यूज होता है, पाम नहीं, आपका फिंगर टिप्स यूज होता है वाइल ड्रिबलिंग। कीप द हेड अप इसलिए ताकि नीचे देख के ड्रिबल करेंगे तो क्या होगा, प्लेयर आके आपको कब छीन के ले जाएगा आपसे, पर पता नहीं। सामने देख के ड्रिबल करेंगे तो क्या होगा, प्लेयर जब आ रहा होगा तो आप अपना ड्रिबल के डायरेक्शन को घुमा के आगे बढ़ सकते हैं, या तो किसी को पास कर सकते हैं। देन अगेन इसमें है क्रैब वॉक। क्या है उसमें, पास द बॉल फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट अंडर द लेफ्ट लेग वाइल स्टेपिंग फॉरवर्ड। मतलब क्या है, यहाँ से ड्रिबल किया और यहाँ से निकाला, और यहाँ से ड्रिबल किया और यहाँ से निकाला, इसको बोलते हैं क्रैब वॉक। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका टच बढ़ता है। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं आप, फीट थोड़ा सा ऐसे खड़े होना कि आपका फीट जो है थोड़ा वाइड होना चाहिए, और हाथ आपके खुले होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसमें ये कर सकते हैं, जिसमें आपकी बॉल हैंडलिंग की जो एबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसमें कुछ है, कुछ माइक्रो प्लानिंग्स में मैंने बताया था ना, वहां पे पीरियडेशन का जो पिरामिड बताया था, उसमें क्या था, 3 थे। तो सबसे नीचे क्या था उसमें, सबसे नीचे था उसमें हमारा मैक्रो, फिर था हमारा मीजो, और सबसे ऊपर था क्या हमारा माइक्रो। तो यहाँ पे ये माइक्रो प्लानिंग करनी है किसकी, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट फंडामेंटल्स। माइक्रो प्लानिंग करनी, माइक्रो प्लानिंग क्या था, हम डे वाइज जो प्लान करते हैं, डे वाइज, याद रखिएगा क्या, जिसमें हम जिसमें हम क्या करते हैं, डे वाइज प्लान करते हैं, माइक्रो प्लानिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे, तो वॉलीबॉल के कुछ बेसिक रूल्स है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू प्ले एंड बेसिक रूल्स, यहाँ पे ये है। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें आपको माइक्रो प्लानिंग करनी है। तो पहले क्या है, द थ्रो विद बोथ हैंड्स ओवरहेड। फिर उसके बाद क्या करनी है, बाउंस द बॉल शुड रीच द अदर एंड आफ्टर ए हार्ड बाउंस। फिर गेम प्ले रूल क्या है, फर्स्ट टीम 10 पॉइंट्स विंस,
अलावा वन ड्रॉप, मतलब ये एक तरीके से एक प्लान किया गया है कि किस तरीके से आप अपने उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्रिकेट की जो बैटिंग फंडामेंटल्स है कि लर्न करेक्ट बैटिंग टेक्निक, ग्रिप एंड स्टांस, सबसे बेसिक, सबसे बेसिक यही नहीं पता था आप चौके छक्के क्या ही मारेंगे। तो सबसे इसमें ड्रिल किस तरीके से बना गया है माइक्रो में, माइक्रो प्लानिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ग्रुप ऑफ 5 बैट्समैन प्ले 6 बॉल, सबको 6 बॉल मिलेगा, और जो बॉलर थ्रोज अंडर आर्म फुल टॉस स्ट्रिक्टली टू नी लेवल, मतलब अंडर आर्म फेंकेगा, ओवर आर्म नहीं फेंकेगा, अंडर आर्म स्ट्रिक्टली टू नी लेवल से नीचे रहेगा। देन गेम प्ले रूल, इंप्लीमेंट अ मॉडिफाइड वन ड्रॉप वन हैंड कैच आउट रूल टू कीप फोकस ऑन स्टैंड्स। ठीक है, एक आपने खुद से ही रूल बना दिया, और इससे क्या हुआ, स्किल्स की यहाँ पे स्किल्स को हम किस तरीके से सीख सकते हैं यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे मॉडिफिकेशन के साथ आप एक माइक्रो प्लानिंग आप किसी भी गेम का कर सकते हो। ठीक है, ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्प्रिंटिंग का कुछ मैकेनिक्स है, और स्प्रिंटिंग की मैकेनिक्स में मैं आपको ये बता दूं, स्प्रिंटिंग की मैकेनिक्स में मैं आपको ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज। फेज वन ऑन योर मार्क्स, फेज टू सेट, और फेज थ्री गो और क्लैप, या फिर बंदूक होता है तो शूट करते हैं जो फायर गैस गन होता है, या क्लैपर भी होता है यहाँ, क्या होता है, क्लैपर भी होता है। ठीक है, गो या क्लैप। ठीक, अब इसमें देखते हैं तीनों फेजेस में, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि क्या तीनों फेजेस में क्या चाहिए। तो क्राउच पोजीशन, सबसे पहले ऑनियो मार्क्स में देखिए, आप ऑनियो मार्क्स का पोजीशन देखिए, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन के पीछे ही आपका पूरा सब कुछ रहना चाहिए, लाइन के आगे कुछ भी नहीं हो सकते। ऑनियो मार्क्स में क्या है, देखो आपका एक नी टच है और एक नी यहाँ पे ऊपर है, तो क्राउच पोजीशन में रहना, क्राउच मतलब यानी कि सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में रहना, बिहाइंड द स्टार्ट लाइन, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन रेयर नी, रेयर नी पे बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड हैंड्स पे आर्म शोल्डर विड्थ अपार्ट, जो ये आर्म्स है, जो आर्म्स के जो शोल्डर है विड्थ अपार्ट होंगे। ठीक है, शोल्डर स्लाइटली अहेड ऑफ हैंड्स, जो शोल्डर है, ये जो शोल्डर है, जो ये आपके हाथ है उससे थोड़ा सा आगे को रहेंगे। स्ट्रॉन्गर लेग इन फ्रंट, जिससे आप पुश करेंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग, सपोज इसका जो स्ट्रॉन्गर लेग होगा वो ये होगा, इसलिए ये आगे पे रखेंगे, तो स्ट्रॉन्गर लेग क्या है, आगे रखेंगे। ये था हमारा ऑनियो मार्क्स वाले पोजीशन। देन सेट पोजीशन में इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे। सेट वाले पोजीशन में क्या, रेज सीट एथलीट्स लाइक अ कॉइल्ड स्प्रिंग। ठीक है, एकदम ऐसे पे रहना कि जैसे कि स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग होता है ना, दबा के रखा है और छोड़ दो तो एकदम भाग जाता है, उस पोजीशन में रहना है यहाँ पे आप। वेट इक्वली सपोर्टेड बाय आर्म्स एंड लेग्स, बैक एंड हेड फॉर्म स्ट्रेट लाइन लुकिंग एट द ग्राउंड, मतलब जो बैक है और ये हेड है, स्ट्रेट एक बराबर एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। ठीक है, और जो आप देखेंगे वो ग्राउंड की तरफ देखते रहेंगे। देन गो और क्लैप में विगोरसली एक्सटेंड फॉरवर्ड लेग एंड ड्राइव रेयर नी फॉरवर्ड। ठीक है, जो रेयर नी था आपका पीछे जो था उसको फॉरवर्ड करेंगे, ये देखो आपका पावर लेग था, इससे क्या करेंगे, या ये आपका क्या रहेगा, पीछे रहेगा। देन दोनों आर्म्स को स्विंग करते हुए 90 डिग्री, दोनों आर्म्स को स्विंग करते हुए आर्म स्ट्रिक्टली बेंट 90 डिग्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 90 डिग्री पे रखिएगा। कीप फॉरवर्ड इंक्लिनेशन फॉर फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, रन ऑन बॉल्स ऑफ फीट, जो बॉल्स है, बॉल्स मतलब ये जो आपका आगे वाला पार्ट है, इसमें आपको दौड़ना है, फीट में, पूरा का पूरा पाँव नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और हाथ देखिए कैसा रहेगा आपका, 90 डिग्री रहेगा, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आई होप आपको ये तीनों फेज समझ में आ गया होगा, तीनों फेज समझ में आ गया होगा। देन चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये हटने के बाद हमारे कुछ आता है यहाँ पे योगा के कुछ डायमेंशंस, कि योगा करने से क्या हमारे अंदर चेंजेस आ सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, बस आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है कि क्या होगा, ऑलराउंड फिटनेस यानी कि होलसम डेवलपमेंट आएगा, वेट लॉस, स्ट्रेस रिलीफ होगा आपका, इनर पीस आएगा। ठीक है, बेटर इंट्यूशन, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं, पॉजिटिवली सोच सकते हैं, इम्प्रूव्ड, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा अवेयरनेस आएगा आपके अंदर। ठीक है, बेटर रिलेशनशिप बाहर लोगों के साथ, फैमिली वालों के साथ आपका संबंध सब अच्छा रहेगा, इंक्रीज एनर्जी, और बेटर फ्लेक्सिबल, सबसे जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है जब हम योगा करते हैं। तो इसमें एक चीज बोलिएगा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये किसने दिया था, BKS एन नगर ने दिया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हेल्थ क्या बोला, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ओके, सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको इनमें से कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका आंसर करूंगा। अगर यकीन नहीं है आपको, पुराने वीडियोस पे चाहिए, मैंने हर एक कमेंट्स का आंसर किया, हर एक कमेंट का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कमेंट देख के मैं छोड़ दूं, हर एक कमेंट का आंसर किया है, लेकिन कमेंट अपने लिमिट में होना चाहिए, दायरे में होना चाहिए। ओके, देन सूर्य नमस्कार की बात करें तो ऑब्वियसली सबको पता है 12 स्टेप का होता है। ठीक है,
जो पहला स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, इसके अंदर ये जो है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि पहला ये जो प्राण मसाना है, ये प्राणामासन जो है ये कौन से स्टेप में आता है, या हस्ताक्षरासन है जो कौन से स्टेप में आता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ये है आपका जो एक्सेल करके प्रेयर पोजीशन में आएंगे उसको होता है प्रणामासन। ठीक है, दूसरा स्टेप जो आपका हस्त उत्तरासन, यानी कि इनहेल करके पीछे की ओर बैक को एक्सटेंड करेंगे। देन तीसरे में जो आता है आपका वो है पदहस्तासन, ये बैंड होकर नी को छुएंगे, आपको इमेज में दिख रहा होगा। देन चौथे में आता है अश्व संचालासन। ठीक है, ये आपका एकदम घोड़े की तरह रहना है इसकी तरफ। देन चतुरांग दंडासन। ठीक है, एक तरीके से प्लैंक पोजीशन या पुशअप पोजीशन कह लीजिए। फिर अष्टांग नमस्कार, इस तरीके से बॉडी की पूरे जो 8 बॉडी पार्ट्स है वो टच होने चाहिए फ्लोर पे। ठीक है, उसके बाद भुजंगासन, पूरा लेट के आपको बैक को जैसे कि कोबरा स्ट्रेच जिसको बोलते हैं वैसा करना है आपको कोबरा पोजीशन में। फिर उसके बाद आता है हमारा अधोमुख शवासन। ठीक है, इस तरीके से उठे हुए रहना है, बेंड रहना है पूरा एकदम। देन पदहस्तासन। पदहस्तासन में अगेन ये जैसे कि जो अश्व संचालन था उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या है पूरा यहाँ पे क्या है नी लगा हुआ था, यहाँ पे क्या है ये नी उठा रहेगा पदहस्तासन में। देन उसके बाद अगेन वही हस्ताक्षरासन जो यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे रिपीट है, जो सेकंड स्टेप है वही 11 स्टेप है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा स्टेप है जो सेम उसी तरह है, तो ये सेकंड स्टेप भी 11 स्टेप है। देन अगेन बैक टू नॉर्मल जो कि क्या है प्रणाम आसन। ये सारे ये 12 स्टेप्स है हमारे, कुछ ज्यादा नहीं है, आपको याद रखना है और कब करते हैं ये याद रखना है, और सारे स्टेप्स के नाम याद रखें कि कौन से क्या स्टेप में आते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम। और आपको याद रखना है ये चीज, मॉर्निंग परफॉर्मेंस ऑन एन एम्प्टी स्टमक एक्सपेंड लंग्स, इंप्रूव सर्कुलेशन एंड फैट रिड्यूस करता है। क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हम मॉर्निंग टाइम पे ही क्यों करते हैं, खाली स्टमक में क्यों करते हैं? क्योंकि खाली स्टमक में करने से हम अपने लंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, और फैट को बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम जो अभी देखेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे कुछ 6 से 7 कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चनों का आप आंसर कर ले जाते हैं इसका मतलब मैंने अच्छा पढ़ा है और आपको पूरा समझ में आ गया है। तो विदाउट डिलेइंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन कि कौन सा ईयर है, इन विच ईयर। यहाँ पे मैं थोड़ा लेजर ले लेता हूँ। यस, अब यहाँ पे बताते हैं इन विच ईयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ ट्रायंगल फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी मैंने बताया था, 1945, 1948, 1952, 1960। वीडियो को पहले आप पॉज कीजिएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा, और उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत। तो इसका जो पहले का आंसर है वो है 1948। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने बताया था द WHO इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट स्ट्रेसिंग द बैलेंस बिटवीन फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग फॉर ऑप्टिमल हेल्थ आने के लिए। ठीक है, ये हेल्थ ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया था किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कब 1948 में। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सोमेटोटाइप कैरेक्टराइजेस अ लीन, विच सोमेटोटाइप कैरेक्टराइजेस अ लीन एंड थिन बॉडी फ्रेम वेयर अचीविंग हाई मस्कुलर स्ट्रेंथ इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ध्यान रखिएगा, याद कीजिए। लीन और थिन बॉडी फ्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस बॉडी टाइप में आएगा? अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो आप बिल्कुल आंसर करेंगे। लीन मतलब सबसे पतला, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर उसका आंसर कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हमारा है वो है ऑप्शन सी, एक्टोमॉर्फ। क्योंकि मैंने बताया था एक्टोमॉर्फ, फिर मेसोमॉर्फ, फिर एंडोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ में आता है हमारा क्या है, ये शेप जो है थिन फ्रेम की बात करता है, लीन एंड थिन बॉडी फ्रेम की बात करते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम इन फील्ड हॉकी हिस्टोरिकली इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्लो एडॉप्शन ऑफ विच टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी को स्लो अडेप्ट किया था इसलिए हमारा खराब परफॉर्मेंस हुआ हॉकी में? अगेन वीडियो को पॉज करिएगा फिर उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। वीडियो VAR, कंपोजिट स्टिक्स, एस्ट्रोटर्फ, वेरेबल ट्रैकर्स। आपने अगर मैंने जो पढ़ा है आपने ध्यान सुना होगा तो बिल्कुल इसका आंसर कर ले जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, एस्ट्रोटर्फ। क्या होता है ये, एक जो मैंने बताया था टर्फ लगने लग गई जैसे कि ग्रीन और ब्लू कलर का जो आप देखते हैं, उससे क्या है गेम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और इंडिया को पहले आदत थी ग्रासी ट्रैक पे खेलने का, ग्रास पे खेलने का, नेचुरल ग्रास पे खेलने का। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हायरार्कीज विच लेवल इज कंसिडर्ड द बिगर पिक्चर और स्नैपशॉट ऑफ द अल्टीमेट एंड गोल? कौन सा है जो मैंने बताया था बिगर पिक्चर की बात कर रहे हैं यानी कि पीरियडाइजेशन की बात कर रहे हैं, कौन सा उसमें से बिगर पिक्चर है? माइक्रो प्लानिंग, मेजो प्लानिंग, मैक्रो प्लानिंग, वीकली प्लानिंग। वीडियो को अगेन पॉज कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सबसे बड़े पिक्चर की बात कर रहा है तो वो है इसमें
मैक्रो प्लानिंग। देन मैक्रो प्लानिंग क्या है, ये सबसे बड़ा प्लान है और हम बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिजो जो होता है वो वीक्स में डिवाइड होता है, और उसके साथ ही साथ माइक्रो वाला जो होता है हमारा डेली ब्रेकडाउन की बात करता है। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, एज स्ट्रक्चर्स एंड स्किल्स। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे। अकॉर्डिंग टू द डायमंड स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एट व्हाट ग्रेड लेवल स्पेशलाइजेशन और स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस रिकमेंडेड। सबसे ऊपर वाला है, बिल्कुल बहुत आसान है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सबसे ऊपर क्या है, ग्रेड 9 to 12। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं ग्रेड 6 to 8 के लिए इज फॉर एक्सप्लोरिंग मल्टीपल गेम्स, और ग्रेड 9 to 12 क्या होता है, फिजिकल मैच्योरिटी अलाउज फॉर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बॉल कंट्रोल व्हाट इज यूनिवर्सली साइटेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर फॉर मास्टरिंग। कौन सा एक सिंगल फैक्टर जो सबसे ज्यादा मास्टरी करने के लिए जरूरत है, सबसे बेसिक, स्पीड, टच, स्ट्रेंथ, विजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, टच। ठीक है, the text specifically cites Diego Maradona in football and Michael Jordan in basketball. Starting their touch is what separated them from them। मतलब उनके टच ने ही दुनिया से उनको अलग कर रखा था, और सबसे अच्छा गेम इनका था इसी वजह से, टच की वजह से। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द स्प्रिंट स्टार्ट व्हाट इज द करेक्ट आर्म पोजीशन व्हाइल रनिंग टू एंश्योर एफिशिएंसी। कर आर्म स्ट्रेंथ, आर्म का जो पोजीशन है वो करेक्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेट डाउन, बेंट एट 90 डिग्री एट एल्बोस, क्रॉस्ड ओवर चेस्ट, या स्टिफ एंड अनमूविंग। इसका जो मैंने बताया था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेंट एट 90 डिग्रीज एंड एल्बोस। ठीक है, कि गुड स्प्रिंटिंग टेक्निक रिक्वायर्स आर्म्स बेंट एट 90 डिग्री एट द एल्बोस एंड स्विंगिंग विगोरसली, रनिंग ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट। बॉल्स ऑफ द फीट मतलब जो फीट का आगे वाला, आपको टोज पे दौड़ना है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रीजन योगा इज बेस्ट परफॉर्म इन द अर्ली मॉर्निंग। अभी मैंने बताया था, खाली एम्प्टी स्टमक आप क्यों करना चाह रहे और एवरी मॉर्निंग क्यों करना चाहिए, मैक्सिमम मसल फटीग के लिए, हाईएस्ट यूवी लाइट, इंक्रीज रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स, या एम्प्टी स्टमक मैंडेटरी फॉर ऑल पोजेस। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा या कमेंट करके बताएंगे आप। चलिए, लेकिन आंसर करने से, सारे जितने भी आंसर करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद ही बताइए। तो यहाँ पे क्या है, फिजियोलॉजिकल रीजन क्या है कि योगा हम अर्ली मॉर्निंग क्यों करना चाहिए, कि इससे हमारा क्या होगा, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है, जो हॉर्मोन्स है वो बढ़े रहेंगे आपके, जो हैप्पी हॉर्मोन्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, हैप्पी हॉर्मोन्स जिनको बोलते हैं वो आपके क्या होते हैं, बढ़े रहते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग खाली एम्प्टी स्टमक में हमें करना चाहिए योगा। ठीक है, ओके। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ओके। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करें हम यहाँ पे, वेरिएबल एंड हिस्ट्री। इन द सूर्य नमस्कार सीक्वेंस विच स्टेप इज नोन एज भुजंगासन, द कोबरा पोजीशन। ठीक है, तो स्टेप 3, स्टेप 5, स्टेप 7, स्टेप 10। तो इसका जो है आंसर, वो करेक्ट आंसर जो है हमारा स्टेप 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो सीक्वेंस मैंने बताया था कोबरा पोजीशन कहाँ पे होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वर द 1960 1916, 1940, 1944 ओलंपिक गेम्स कैंसल्ड, क्यों कैंसिल हुए थे, लैक ऑफ फंडिंग, वर्ल्ड वार्स, पेंडेमिक्स, मैसिव ग्लोबल बॉयकॉट्स। तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, मैंने बताया था। तो ये 3 डेट पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वार्स हुआ था, वर्ल्ड वार्स की वजह से ये कैंसिल हुआ था, और ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मानी गई थी, क्योंकि लगातार 3 ओलंपिक इससे इसकी वजह से हैम्पर हुए थे। ओके, देन इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है, यहाँ पे हमें हमारा जो ये यूनिट 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और उसके साथ में कुछ और बता दूं कि आपको क्या क्या जो स्पेशल चीजें वो आपको इसमें ध्यान में रखना है। द सबसे पहले तो आपको WHO का ट्राइंगल, हेल्थ ट्राइंगल के बारे में देखना अच्छे से। ठीक है, और जो उसके अंदर जो अलग अलग वेरिएबल्स थे, सबसे खास करके उसमें सोमेटो टाइप जो था। ठीक है, और 4 सोसाइटल पिलर्स थे जो इनके बीच, जहां से मैं क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, मैं वहां से बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अप्रोप्रिएट डायमंड स्ट्रक्चर था, स्पेशलाइजेशन कहाँ पे आया था। देन मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो 12 साइक्लिकल स्टेप्स थे जो सूर्य नमस्कार के, वो याद रखने पड़ेंगे, और टच किस तरीके से इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीज। और सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो स्प्रिंट के जो कमांड थे, और तीनों स्टेप में क्या क्या थे, ऑन योर मार्क सेट, और वो में क्या क्या कमांड, क्या क्या उसमें सब कुछ था। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगर कोई भी एक पार्ट समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, हर कमेंट का मैं आंसर करता हूँ। और एक वीडियो को लाइक और
शेयर जरूर कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए और आपके चैप्टर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने ऐसी वाले वीडियोस में बने रहने के लिए, और आपको बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा जिससे आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाए। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ।